Welcome once again. Our today's topic, A Passage to India by E.M. Forster. In this lesson, we will discuss the themes of this novel. First of all, we will discuss colonialism. Colonialism इस नॉवल का मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है. जब हमने पोस्ट कलोनियलिज्म को इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था और उसके कुछ मेजर टर्म्स हैं उनको उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं. अब उसके अंदर हमने डिफरेंट टर्म्स यूज़ की थी और उनको डिस्कस किया था विद द रेफरेंस ऑफ फिक्शनल वर्क के कलोनियलिज्म कहते हैं कि ये एक थेरी भी है. इट्स मीन कि ये एक प्रोसेस है और एक माइंड सेट है जिसके अंदर एक कॉलोनाइज़र जो होता है, यानी कि वो लोग जो पावर में होते हैं और वो कंट्री जो एम्पावर होते हैं उनको अपने अंडर करते हैं, उनके ऊपर रूल करते हैं, फोर्सफुली भी करते हैं और इंटेलेक्चुअली भी. जिस तरह के इंडिया पर जो है मतलब कि सब कॉन्टिनेंट पर इंग्लैंड की हुकूमत थी और जैसे कि हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में ये लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक तवील अरसे तक जो है हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी. तो इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं. अब इस नावल के अंदर हम कॉलोनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं क्योंकि ये नावल ही पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में इंक्लूड किया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं जो ब्रिटिश हैं और वो सिचुएशन दिखाई गई है कि वो लोग जो उस टाइम पर इंडिया में थे उनको कौन से इश्यूज़ फेस करना पड़ते थे, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम उस टाइम पर तीन रिलीजन तो थे वहाँ पर मौजूद थे. जैसे कि हिंदू जो मेन कहते हैं जिसमें हिंदुइज़्म, इस्लाम और दूसरा क्रिश्चियनिटी. अब क्रिश्चियनिटी जो थी वो उनके ऊपर ओवरकम आ गई थी. उन्होंने उनको मशीनरीज़ के थ्रू मतलब अपनी क्रिश्चियनिटी के अंदर लाने शुरू कर दिए. कुछ हिंदू थे जो उसके अंदर आ गए थे और उन्होंने एजुकेशन के थ्रू जो है वो कुछ पोस्ट वगैरह ले ली थी. तो कॉलोनाइजेशन इसके अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं. इस नावल के अंदर हमें जो है E.M. फोस्टर उन्होंने इस चीज़ को ये डिस्क्राइब किया है कि हमारी जो डेली लाइफ है इंडिया की अंडर ब्रिटिश रूल वो किस तरह की थी. इसके अंदर कुछ मतलब पॉलिटिकल इश्यूज़ भी दिखाए गए हैं. साथ साथ उसके अंदर हमारी डेली लाइफ के डोमेस्टिक इश्यूज़ भी दिखाए गए हैं कि उसका ब्रिटिशर से जो है उस पर हमारी डेली लाइफ पर क्या असर होता था. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इसके अंदर जो हम देखते हैं वो हमें फ्रेंडशिप का देखने को मिलेगा. अब फ्रेंडशिप का थीम इसके अंदर जो है वो हमें डॉक्टर अजीज़ और फील्डिंग की सूरत में देखने को मिलेगा कि जो एक मुस्लिम यानी कि मुस्लिम भी थे, इस्लामिक रिलीजन के फॉलोअर थे और सेकंड दूसरा के वो हिंदू थे. सॉरी हिंदू नहीं मतलब हिंदुस्तान से थे. तो इट्स मीन कि उनकी नेशनैलिटी जो थी वो हिंदुस्तान से थी क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान जो था वो भी नहीं बना था. तो देन उस टाइम पर जो और हैंनरी थे वो एक ब्रिटिशर से वो यहाँ पर आए हुए थे. वो स्टोरी में हम वो स्टोरी में डिस्कस हो चुका है कि क्या कुछ उसके अंदर था. अब इनके अंदर फ्रेंडशिप दिखाई गई है कि ये दोनों स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्रेंड होते हैं. इसके ऊपर जब एलिगेशन लगती हैं कि इसके ऊपर इन्होंने रेप अटैम्प्ट की थी तो अब मालाबार केस में जब ये लोग ट्रिप के लिए गए थे अजीज़ और डॉक्टर अजीज़ और ये जब इनके साथ लेकर गए थे मिसेस मोर वगैरह को, तो अब उस टाइम पर जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे तो उसके बाद जो है इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी क्योंकि इन्होंने मतलब उसको अपने घर रखा था उस लड़की को जिसने एलिगेशन लगाए थे. तो अब उसकी वजह से फिर ये यहाँ से चले गए, इन्होंने इनसे राब्ता छोड़ दिया. लेकिन एट द एंड जब ये हमें गंगा रिवर में दिखाए तो इन्होंने यही कहा था एट द एंड डॉक्टर अजीज़ ने कि हमारी दोस्ती जो है वो उस टाइम तक तब तक कायम रहेगी कि जब जो है इन ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया को फ्री कर देंगे. यानी कि इसके अंदर फील्डिंग जो थे वो इनको ट्रू फ्रेंड मानते थे और अजीज़ भी जो उनको अपना ट्रू फ्रेंड मानते थे. लेकिन इन दोनों की दोस्ती के दरमियान जो चीज़ एक ब्रिज था वो क्या था कि गैप जो आ रहा था वो एक कॉलोनाइजेशन का था कि वो एक कॉलोनाइज़र थे और ये एक कॉलोनाइज्ड है. तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप की जो भी मतलब इतनी वर्स्ट सूरत थी वो यही थी. अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं रेस एंड कल्चर. ये ऑब्वियसली क्योंकि रेस इसके अंदर दिखाई गई है. एक सीन इसके अंदर दिखाया गया था कि एक जो मैन है ब्रिटिशर्स वो अपनी वो वाइफ को छोड़ देता है जो कि मतलब इंडियंस होती है और उसके बाद उससे रब्ता नहीं रखता. इसके बाद रेस बहुत ज़्यादा दिखाई गई है कि वो लोग इनको इन्फीरियर समझते थे, खुद को सुपीरियर समझते थे. देन उनका कल्चर दिखाया गया है, इंडिया का कल्चर दिखाया गया है और साथ साथ ब्रिटिशर्स का भी कल्चर दिखाया गया है. अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम इसके अंदर हम देखने को जो देखते हैं वो मिस्ट्रीज़ का है.
मतलब कि इसके अंदर मॉडल्स दिखाई गई हैं कि मिस्ट्रीज़। अब मिस्ट्रीज़ इस नावल में किस सूरत में दिखाई गई हैं कि यानी कि उनको हमने मॉडल्स कहा हुआ है। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में हमें एक केव्स दिखाई गई थी जिनको मालाबार केव्स कहते हैं, जिसके अंदर हमें इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री है, यानी वहाँ के जो प्लेसेस हैं उनके बारे में भी पता लगता है कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं कि जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जिनको हम एडमायर करते हैं और जो देखने के लायक हैं। देन लास्ट में हम पोस्ट कलोनियलिज़म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है इस नावल का। पोस्ट कलोनियलिज़म बेसिकली इन शॉर्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि वो स्टडी होती है जो उस प्लेस की स्टडी करना जहाँ पर कभी भी किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज़ किया गया हो, तो उनकी सिचुएशन, उनके बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन या इंडिपेंडेंस, जो उनके क्राइसिस हैं, आइडेंटिकल क्राइसिस हो गए हैं, उनके लिविंग, उनके कल्चर और एजुकेशन की जितनी भी उनके ऊपर क्राइसिस है या इश्यूज है, उस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी पोस्ट कॉलोनियल स्टडी होती है, यानी कि कॉलोनाइजेशन के बाद वहाँ की जो सिचुएशन है उसको स्टडी करना। तो इट्स मीन कि ये नावल बेसिकली ये एक ब्रिटिशर हैं, लेकिन इन्होंने जो है उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया था इंडिया को, तो इसलिए इन्होंने ये वर्क लिखा, अपने एक्सपीरियंस लिखे। जैसे कि ज्यूल इन द क्राउन एक नावल है, उसके अंदर भी वो भी एक जो नावल है वो एक्सपीरियंस बेस है इंडिया के। तो इंडिया पर जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया जो था वो जस्ट लाइक एक मिस्ट्री और एक उनके लिए एक गोल्डन ग्राउंड के तौर पर होता था कि यहाँ पर उनको हर चीज़ जो थी वो मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ उनको जो मिनरल्स मिलते थे, मटेरियल्स मिल सकते थे, यहाँ की फसलें, यहाँ के मतलब स्पाइसेस वगैरह बहुत कुछ थे जो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे उनकी जो डेवलपमेंट है उनके लिए। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया पर जो है काफ़ी टाइम तक हुकूमत की थी, और ये स्टार्ट राउंड अबाउट हो गई थी विक्टोरियन एज में, क्वीन विक्टोरिया के एरा में। तो उस टाइम पर जब इन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया जा रहा था, तो यहाँ पर ये सिर्फ जस्ट जो है ट्रेड के लिए यहाँ पर आए थे। जैसे कि हम जानते हैं, ये हिस्ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाक स्टडी में। इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने मतलब ऑफिशियली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर जो अपनी हुकूमत करना स्टार्ट कर दी थी 1857 में। उससे पहले जो है ये जस्ट सिर्फ यहाँ पर ट्रेड की सूरत में आए थे, और लोगों के इन्होंने मतलब जो मुग़ल एम्पायर थी उनको इन्होंने मतलब एक गोल्डन ग्राउंड्स वगैरह दिखाकर जो है उसमें इन्होंने हमें अपने साथ ही, जैसे कि हम डिफरेंट ये मुग़ल हिस्ट्री जानते हैं कि किस तरह मुग़ल एम्पायर जो है उस टाइम पर इनके दरबार में जो है वो हिंदू, फिर उसके बाद ये जो इंग्लिश थे, इंग्लिश मैन थे, ये लोग वहाँ पर आए और किस तरह इनका डाउनफॉल हुआ और जो ये हैं इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई ब्रिटिशर्स की इंडिया में। तो इस सब की जिस भी वर्क में हम ये चीज़ स्टडी करेंगे तो वो हमारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता है। तो इट्स मीन के जो पैसेज टू इंडिया है ये भी एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है।